अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद। जी आया नू भली करे आया वशत के बखैर रागले। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। वैसे कराची में भी मौसम ठीक ठाक है। मौसम ने अंगड़ाई ली है, भीगे मौसम ने ठंड बढ़ा दी है। रात को वक्फे वक्फे से खूब बारिश हुई। सिर्फ कराची नहीं, बलूचिस्तान में भी बारिशों ने खूब तबाही मचाई। इस पर आगे चल के भी बात करेंगे। जिक्र करेंगे पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, आज जिनकी 94वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कहते हैं उन्होंने गरीब आवाम को जुबान दी, मगर उनकी जमात आज गरीबों का ही सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल कर रही है। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे सियासत का। अब्बू जान आए हैं, अज़रबैजान से तोहफे लाए हैं, बास्केट किन लोगों को पहुँचानी है, सुने और सर धुने। अंकल अपनी भतीजी को मीडिया की शिकायतें लगा रहे हैं। एक और ऑडियो लीक आ गई। ये ऑडियो भी मरियम नवाज की है, लेकिन साथ परवेज़ रशीद भी हैं। नई ऑडियो में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकारों से मुताल्लिक़ नाज़िबा कलमात का भी इस्तेमाल किया गया है। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज़ रशीद को जियो ग्रुप को हिदायत देने पर बात की जा रही है। परवेज़ रशीद कह रहे हैं कि आपको पता है हसन निसार साहब हमें गालियाँ देते हैं। इरशाद भट्टी भी ऐड कर लिया है, वो भी आपको मालूम है कि घटिया गुफ्तगू करते हैं। मज़हर अब्बास की गुफ्तगू भी हमारे खिलाफ होती है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाकी कोई बंदा हमारा नहीं जिसको हमारा स्पोक्स पर्सन कहा जा सके। सत्तार बाबर है, वो आज़ादाना राय रखता है और आमतौर पर हमारे बहुत हक़ में वो नहीं है। परवेज़ रशीद ये भी कहते हैं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी हमारा नुक्ता नज़र नहीं देता। जिस तरह ये गालियाँ देते हैं, यही सलूक वो इमरान खान से करता है। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी को हटा दिया, इसका कॉलम बंद कर दिया गया। ये बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी है। इस पर मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज़ ये कहती सुनाई देती हैं कि अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले बताओ हटाया क्यों। इस पर परवेज़ रशीद की मुबैना ऑडियो सुनाई देती है कि दरख्वास्त है इससे भी बात करें और मीर शकील से भी बात करें। इस ऑडियो में क्या कुछ था, पहले ज़रा सुन लेते हैं। एक बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मज़हर अब्बास साहब जो हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। हाँ। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है। लेकिन चले, गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करेंगे। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने बैठा दिया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अज़रबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। तो फिर इस सब पे बात करेंगे। इस मुबैना ऑडियो में जिन सहाफ़ी का जिक्र हुआ है, मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन को वक्त देने के लिए। मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें आपका जिक्र खैर भी है। क्या कहेंगे, ये मीडिया मैनेजमेंट है या फिर ब्लैकमेलिंग है? देखिए, ऑडियो वीडियो लीक पिछला साल अगर आप देखें तो ऑडियो वीडियो लीक का ही साल गुजरा है। एक वीडियो आती है, ऑडियो आती है। इसमें जो चीज़ें देखने की हैं, गौरतलब हैं, वो ये कि ये लीक कौन कर रहा है। पहली चीज़ तो ये इसका पता होना चाहिए कि ये लीक कौन कर रहा है। और ये ज़ाहिर है इसके रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी भी है, अगर वो चाहें तो मालूमात कर सकते हैं, तो मालूमात होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मेरी ज़ात का या फॉर दैट मैटर जो हमारे दूसरे कोलीग्स हैं उनका जिक्र किया,
मैं अगर किसी पे तनकीद करता हूं तो उसको भी ये राइट है कि वो मुझ पे तनकीद करे। हाँ, ना मुझे किसी की तज़हीक का राइट है, ना किसी और को मेरी तज़हीक का राइट है। मैं सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इवन अदरवाइज भी मेरा नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह तौर पे है। मैं अपनी बात को सोच समझ के बोलता हूँ, सोच समझ कर लिखता हूँ। एक जो तरबियत हासिल की है सहाफ़त में, उसके लिहाज से बात करता हूँ। मेरा कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई बायस नहीं है। मैं उनको, हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो है, वो ज़ाहिर है उसमें अहम अंसर होता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का। पॉलिटिकल पार्टीज ग्रो करें, बेहतर करें, अपने आप को जमहूरी करें, इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करें, क्योंकि बहुत से लोग जो है जमहूरियत से एलर्जिक हैं, उनको घिन आती है बहुत से लोगों को जमहूरियत से, वो पता नहीं क्या क्या। तो उसका जवाब फिर यही होता है कि जमहूरियत में तनकीद जो है, वो तनकीद सुनने का भी हौसला होना चाहिए और तनकीद करने की ज़रूरत भी होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तनकीद करने की ज़रूरत भी है और सुनने का हौसला भी है। हाँ, जवाब देना मेरा राइट है और दूसरे को भी जवाब देने का राइट है कि वो मुझे जवाब दे। जो गुफ्तगू की परवेज़ रशीद साहब को मैं आज से नहीं, मैं 25-30 साल से जानता हूँ परवेज़ रशीद साहब को। मरियम नवाज़ साहिबा ने जब पहली मरतबा जनरल मुशर्रफ की कोर्ट, जो नवाज़ शरीफ साहब पे अदालत में मुकदमा चल रहा था और जिस दिन फैसला हुआ, तो मैं उस स्पेशल कोर्ट में मौजूद था। जब मरियम नवाज़ साहिबा ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, तो उन्होंने खड़े होकर वहाँ परवेज़ मुशर्रफ का नारा लगाया था। नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ मुर्दाबाद का नारा लगाया था। अच्छा, मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज़ की जानिब से 2 सहाफ़ियों को बास्केट्स देने की भी हिदायत की गई हैं, जो कि मियाँ साहब लाए थे आज़रबाईजान से। क्या किसी महज़ब माशरे में कोई वज़ीर आज़म ये कर सकता है? हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हुई हैं भाई। ये हमारी सहाफ़त का भी अलमिया रहा है, हमारी सियासत का भी अलमिया रहा है। इसमें मैं आपको एक वाक़या सुनाता चलूँ लियाकत अली ख़ान के ज़माने का। और ये ज़मीर नियाज़ी साहब जो हमारे बहुत ही मोतबर सहाफ़ी थे, उनकी जो 4 किताबें हैं, उनमें से सबसे पहली किताब जो है उसमें ये वाक़या दर्ज है। उसमें जब लियाकत अली ख़ान साहब जो पहले अमेरिका के दौरे पर जा रहे थे, तो जो सहाफ़ियों के लिए, जो उर्दू अखबारात के सहाफ़ियों के लिए थे, उनके लिए शेरवानी सिलवाई गई थी, और जो अंग्रेज़ी अखबार के सहाफ़ी थे उनके लिए सूट सिलवाए गए थे। तो इस पर भी झगड़ा हो गया कि जी हमारे लिए सूट क्यों नहीं सिलवाए गए उस पर। तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो रही है पाकिस्तान में, वो इसी पर्पस के लिए रही है, इन्हीं चीज़ों के लिए रही है कि वो सहाफ़ियों को इसी तरह यूज़ करते हैं, इसी तरह। लेकिन जिन सहाफ़ियों का नाम लिया गया, वो मेरे नुक्ते नज़र से नुसरत जावेद साहब और जो दीगर सहाफ़ी हैं, वो मेरे लिए बहुत मोतबर हैं। उनसे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी राइटिंग से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी बातचीत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके तज्ज़िये से इख्तलाफ हो सकता है, जिस तरह वो मेरे तज्ज़ियों से इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे कॉलम से इख्तलाफ कर सकते हैं। और यही जमहूरियत का हुस्न होता है, यही आज़ादी इज़हार का हुस्न होता है कि एग्री टू डिसएग्री। अब मैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि ये जो गिफ्ट थे ये थे। इसीलिए हमारा ये नुक्ता नज़र हमेशा से रहा है कि जर्नलिस्टों को चाहिए कि वो गवर्नमेंट के एडवर्सरीज़ बन के रहें, जो है उनको, और एडवर्सरीज़ होते हैं बाय नेचर, सहाफ़ी जो है एडवर्सरीज़ होते हैं। अब एक मशरूम ग्रोथ है, हर दौर में इस तरह के लोग रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं नुसरत जावेद साहब की क्रेडिबिलिटी पे कभी क्वेश्चन नहीं करूँगा, मुझे पता है वो कितने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, और दीगर जर्नलिस्टों का अपना नुक्ता नज़र है, हो सकता है किसी का टिल्ड भी हो किसी पार्टी की तरफ, ये भी उसका राइट होता है। लेकिन ख़बर के लिहाज से सहाफ़ी को, बाकी उसके तज्ज़िये होते हैं, बाकी उसकी अपनी ज़ात का, ख़बर के लिहाज से कभी भी जर्नलिस्टों को फैक्ट से हट के बात नहीं करनी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं उसी पर गुफ्तगू करनी चाहिए। अच्छा, मुबैना ऑडियो में परवेज़ रशीद का ये भी कहना था मदर साहब के प्रोग्राम में
इमरान खान के ऊपर जो चेक था ख़त्म कर दिया। और ये अल्फाज किस तरह मैं कहूँ स्क्रीन पे बैठ के कि हमारे ऊपर भौंकने वाले बिठा दिए हैं। एक सियासी जमात के रहनुमा किसी चैनल या किसी इदारे को ऐसे डिक्टेट कैसे कर सकता है, ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और देखें, ये अगेन ये जो है ना, ये तस्दीक है उस प्रोग्राम की भी, उस इदारे की भी। जिस इदारे के बारे में, क्योंकि उस इदारे पे ये इल्ज़ाम लगता रहा है, तो अब अगर इस गुफ्तगू को इस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है तो इससे क्या एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि जियो का पूरा वो प्रोग्राम जो है रिपोर्ट कार्ड, उसके एक जर्नलिस्ट को छोड़ के बाकी सब जर्नलिस्टों के हवाले से जो तजज़ियाकार हैं उनके हवाले से जो इज़हार ख्याल, तो मजमूई तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा और परवेज़ रशीद साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि उधर जियो पे जो तजज़ियाकार बैठते हैं, जो वो बैठते हैं, उनमें से हमारे एक साथी समेत बाकी सब जो है वो भोंकते हैं। और यही अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, इसलिए मैं वो उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता किसी के हवाले से, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें या ना करें। और तो मेरे ख्याल में कि ये उन्होंने डिस्क्रेडिट नहीं किया, कोशिश की उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की, कोशिश की उन्होंने ये कहने की कि जी बिल्कुल बायस्ड है जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं। लेकिन ये मेरी अगर वो तारीफ़ कर रहे होते तो मुझे शर्मिंदगी होती। मेरी अगर कोई सियासी जमात, कोई हुकूमत जो है वो इस तरह तारीफ़ करे और ये खुदा न खास्ता कोई ये कहे कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन है, वो मेरी जर्नलिज्म का आखिरी दिन होगा। अच्छा, वैसे मदर साहब, एक बड़ी अहम बात है, मरीम नवाज़ जमहूरियत, आज़ादी, इजहार राय, इस पर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अब उनकी मुबैना ऑडियो लीक से उनकी सोच जो है वो तो साफ ज़ाहिर है। बातें जमहूरियत और आज़ादी की, मगर अमल आमरियत जैसा, इस पर क्या कहेंगे? अफसोसनाक है, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा, अगर हम बाकी दूसरे पॉलिटिशियंस को देखें, यानी जो उनसे ज़्यादा उम्र में हैं, चाहे वो मरियम नवाज़ हों या बिलावल हों, उनके मुकाबले में नवाज़ शरीफ, इमरान खान, आसिफ अली जरदारी ये 70s को टच कर रहे हैं, कुछ 70s को क्रॉस कर गए हैं। उनके मुकाबले में मरियम नवाज़ साहिबा और ये बिलावल भुट्टो निस्बतन यंग है, बिलावल और भी यंग हैं। हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिल्कुल आप जो भी हमारी पॉलिटिक्स का रहा है, फैमिली लेगेसी रही है, पॉलिटिकल लेगेसीज रही हैं, उसको भले आप आगे बढ़ाएं, लेकिन आज के तकाज़ों के ऐन मुताबिक जो मुझे बदकिस्मती से नहीं नज़र आता, उसमें बहुत से रीज़न्स होते हैं, वो उनमें उनकी जो तकरीरों में अंदाज़ मुझे नज़र आता है वो अथॉरिटेरियन नज़र आता है, वो डेमोक्रेटिक अंदाज नहीं नज़र आता। तो और ये नज़र आता है कि अगर ये कल ज़ाहिर है इनका मुस्तक़बिल है, कल ऐन मुमकिन है कोई वज़ीर आज़म बन जाए, कोई नहीं बन जाए, तो अगर ये इस नुक्ते नज़र से और इस सोच के साथ वो इक़्तिदार में होंगे या होंगी, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि उनका मीडिया के हवाले से रवैया क्या होगा। ये साफ ज़ाहिर हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून का एक बैकग्राउंड भी रहा है मीडिया को मिस हैंडल करने का। एक तरफ मीडिया स्टिक, कैरेट और स्टिक वाला रवैया रहा है मुस्लिम लीग नून का मीडिया को हैंडल करने का। तो मेरे नुक्ता नज़र से तो मरियम नवाज़ साहिबा को अपनी इन अंदाज को रिव्यू करना चाहिए। आप परफॉर्म करेंगे, आप अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे, तो कोई तनकीद करेगा तो लोग उसकी तनकीद कबूल नहीं करेंगे, उसकी तनकीद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस वजह से आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं कभी भी आप पे मेरी तनकीद लोग नहीं सही समझेंगे अगर मैं आप पे गलत तनकीद कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के दरमियान हूँ और मैं कहूँ कि नहीं आप लोगों के दरमियान नहीं है, तो लोग नहीं मानेंगे इस चीज़ को। तो बजाय इसके कि आप उन तनकीदों से अपनी इस्लाह करें, आप जब अटैक करेंगे मीडिया पे, जब आप अटैक करेंगे तजज़ियाकारों पे, तो उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी पॉलिटिक्स जो है वो हर्ट करेगी। यही PMLN के लिए भी है, यही पीपल्स पार्टी के लिए भी है, यही PTI के लिए भी है, यही MQM के लिए भी है। पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचने की ज़रूरत है
तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला करें। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो दरअसल लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। अच्छा, मदर साहब, मरीम नवाज़ की 2 ऑडियो पहले भी इसी तरह लीक हो चुकी हैं। एक में मरीम नवाज़ ने समा और दीगर टीवी चैनल्स के इश्तहारात बंद करने की हिदायत की थी। उन्होंने ये बात तस्लीम की थी कि ये उन्हीं की ऑडियो है। दूसरी ऑडियो में मरीम नवाज़ अपनी मीडिया मैनेजमेंट पर फ़ख्र करती सुनाई दी थी। समा ने दूसरी ऑडियो से मुतालिक सवाल किया तो मरीम ने कोई जवाब नहीं दिया था। क्या ऐसा कोई तरीक़ा है जिससे तस्दीक हो सके कि ऑडियो मरीम नवाज़ की ही है? जी, तरीके तो हैं। अगर देखिए हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें नहीं हैं, होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये सारी, अगर इस मुल्क में है, कानून तो मौजूद है हतक इज़्ज़त का 2002 का, लेकिन अगर वो उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएं, उसको और ज़्यादा मौसर बनाएं, उसमें फौरी तौर पे फैसले हों, तो बहुत लोग बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें किसी को, मैं ज़ाती तौर पे किसी के ऊपर कोई अगर ऐसे अल्फाज अदा कर रहा हूँ तो मेरी पकड़ हो जाएगी। क्यों बाहर पकड़ हो जाती है फ़ौरन? लंदन में क्यों पकड़े जाते हैं? इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग लॉ मौजूद है। तो हमारे यहाँ जो लॉ लाने की कोशिश की जाती है वो पूरे मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कानून बेहतर लाने की कोशिश की जाती है। और फवाद चौधरी साहब को मैं ये माजी में भी कह चुका हूँ, अभी हाल ही में उनसे एक मुलाकात हुई थी, उसमें भी अपने डिफेमेशन लॉ को मजबूत करें। इमरान खान अक्सर लंदन की मिसाल देते हैं, वो वाले लंदन वाले कानून को यहाँ क्यों नहीं लागू करते? वो करें, हतक इज़्ज़त के कवानीन को बेहतर करें, आप देखें इम्प्रूवमेंट आती है नहीं आती। लेकिन फिर आपको भी अल्फाज अदा करते हुए 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। आपको भी 10 मरतबा जो है प्रोग्राम के दौरान कोई एंकर है उसे किसी के बारे में कहते हुए सोचना पड़ेगा। आप यही इतने ऐसे कवानीन आने चाहिए बजाय इसके कि आप मीडिया को सप्रेस करने के लिए कोई कानून लेकर आएँ। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहा है। अब समा या जिस तरह मरीम नवाज साहबा, इवन उन्होंने वजाहत की कि ये वो तो पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। बिल्कुल राइट है पॉलिटिकल पार्टी का, किसको इश्तिहार दे या ना दे। मैं उसी राइट के हवाले से उनसे कह रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रीट ना करें। कोई अगर आप पे तनकीद करता है कोई चैनल, और उस चैनल की एक बड़ी लंबी व्यूअरशिप है, आप उसको भी इश्तिहार करें। ट्राई टू विन ओवर पीपल। हमारे यहाँ जो रवैये रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, एक तो जब वो हुकूमत में आते हैं तो उनका अंदाज ही मुख्तलिफ हो जाता है। इवन सियासी अपोजिशन में जब भी होते हैं, जब भी यही अंदाज होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैये हैं, इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन पर रिव्यू करना चाहिए, गौर करना चाहिए, अपने अंदाज़े सियासत को बदलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब सियासी जमातें जमहूरी हो जाएंगी तो इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उस ऑडियो लीक की जो कल से बाज़गश्त में है, और यकीनन अब इस पे तहक़ीक़ होनी चाहिए कि आया ये उन्हीं की है, और उस पर उनका जवाब का भी हम मुंतज़िर हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए बड़ी मस्बत हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है क्यूबिक्स ग्लोबल। शिपर्स को फ्रेट फॉरवर्डर्स के साथ जोड़ने वाला फर्स्ट माइल लॉजिस्टिक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन चुका है। अब ये है क्या? तिजारती अदम तवाज़ुन, लॉजिस्टिक्स में नकारा होने और ख़रीदारों से रब्ता करने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल करने की वजह से आलमी शिपिंग कंटेनर्स का तकरीबन 1/3 हिस्सा बंदरगाह को खाली छोड़ देता है, और फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री को सालाना $25 बिलियन का नुकसान होता रहा। कंटेनर की जगह के गैर मौसर इस्तेमाल का ये अहम सनती मसला हर साल 280 मिलियन टन कार्बन के अखराज का जिम्मेदार भी है। इसके साथ साथ आलमी सतह पर तरसील में 30% ताख़ीर होती है, जिसकी वजह दस्तावेज़ात की हैंडलिंग में होने वाली ह्यूमन एरर्स, इंसानी गलतियाँ हैं। इन हालात में क्यूबिक्स ग्लोबल शिपर्स को रियल टाइम में फ्रेट फॉरवर्डर्स से जोड़ता है, और फ्रेट फॉरवर्डर्स अपने मुमकिन ख़रीदारों के लिए किसी भी क्यूबिक मीटर खाली कंटेनर की जगह अपलोड कर सकते हैं। इस तरह इन्वेंट्री के ज़िया को ख़त्म करके अपने कारोबार के लिए इजाफी आमदनी हासिल कर सकते हैं। दूसरी जानिब शिपर्स इस जगह को ओपन मार्केट के मुकाबले में सस्ते नरखों पर बुक करवाते हैं, जो प्लेटफॉर्म को एक ही वक्त में काबिल रसाई और इक़्तिसादी तौर पे पायदार बनाता है। और शिपर्स दुनिया के किसी भी ज़रिए से मंजिल तक दस्तयाब कार्गो जगह तलाश कर सकते हैं। और इतनी अच्छी बात यह है कि दिस इज़ अ कंपनी मेड बाय पाकिस्तानीज़ फॉर द इंटरनेशनल मार्केट, रन बाय पाकिस्तानीज़। तो
तो इससे हम बात करेंगे अब मज़मून में। CEO क्यूबिक्स ग्लोबल शेख एहसन तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एहसन भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माशाल्लाह से आपके जो कंपनी को अवार्ड्स मिले हैं उनकी लिस्ट बड़ी तवील है और वो अब ग्लोबल अवार्ड्स मिल रहे हैं, और कितनी अच्छी बात है कि वो सिर्फ आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नहीं दिया आपके बिजनेस के मॉडल के ऊपर, बल्कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस है उस हवाले से भी आपको अवार्ड मिला है। प्लीज़ मुझे बताइए किस तरह आपने सफ़र का आगाज़ किया और क्यूबिक्स ग्लोबल क्या कुछ करती है, किस तरीके से कर रही है। Assalamu alaikum Faisal and good morning Pakistan. Thank you for having me on your show. क्यूबिक्स ग्लोबल का आगाज़ 2016 में हुआ। हमने इसके ऊपर मैरीटाइम इंडस्ट्री में रिसर्च की और एक बहुत बड़ा मार्केट गैप था जो कि $25 बिलियन का था, और हमने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। और हमारे इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स का बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम था कि जो LCL कंटेनर खाली रह जाते हैं 30 से 40% सालाना, which amounts to $25 बिलियन। ये मैरीटाइम इंडस्ट्री को कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि ऑपरेट कर रही है इसी तरीके से पिछले 40 सालों से। सो क्यूबेक्स जब हमने लॉन्च किया, और दिस वाज जस्ट बिफोर कोरोना, मतलब 2020 की फेब में, जैन में हमने इसको लॉन्च किया, और फेब में वी सॉ कि पूरी ग्लोबल जो सप्लाई चेन इंडस्ट्री थी वो चोक हो गई। शिपमेंट्स नहीं आ रही थी, प्राइसेस की इन्फ्लेशन थी, SOPs चेंज हो रहे थे शिपिंग इंडस्ट्री के। एट दैट पॉइंट आवर मार्केट प्लेस बिकेम द पायनियर इन हेल्पिंग कोविड वैक्सीन्स टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर्स। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, IMO के साथ काम किया, और काफ़ी सारे इदारों के साथ जस्ट फॉर वैक्सीन्स। एंड उसके बाद जब हमने अवार्ड जीता, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनीज जिसने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल ओशन इनोवेशन अवार्ड जीता। सो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिला, जिसके बाद ग्लोबली नाउ वी आर एक्सेसिबल इन 209 कंट्रीज़ इन मोर देन 1500 पोर्ट्स, जिसमें गवादर भी शामिल है। अच्छा, अब एहसन भाई मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप जो ये इनोवेशन भी लेके आए हैं और जो थॉट प्रोसेस है इसका, वो तो बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि ताकि हम आम आदमी को भी ये समझा सकें कि आप लोग काम क्या कर रहे हैं, और एक आम आदमी तो ये समझता है ना कि ये कंटेनर्स आए, शिप पे लोड हुए, चले गए, उतर गए, सामान निकल गया एंड दैट्स इट, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। ये भी चीज़ बताइएगा, बट ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में भी, कि आप लोगों का जो ये काम है वो जो बड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ख़तरनाक तरीन फैक्टर है और मुझे नहीं पता था कि कार्बन एमिशन जो है वो मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसमें ना। आप लोग कार्बन एमिशन को कर्ब करने में किस तरह मददगार साबित हो रहे हैं, ये बताइए। राइट फैसल, जो मैरीटाइम और शिपिंग इंडस्ट्री है, ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, और जो कार्बन एमिशंस हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और ये इसमें 30 to 40% रिडक्शन लाई जा सकती है जस्ट बाय ऑप्टिमाइजिंग द स्पेस जो कि खाली ट्रैवल कर रही है शिप्स पे। जहाँ पे 2 खाली हाफ एम्प्टी शिप्स जाने हैं, वहाँ पे ऑप्टिमाइज करके अगर एक शिप चला जाएगा तो मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस कैन बी सेव्ड, क्योंकि 55,000 इस तरह के 100% खाली शिप्स ट्रैवल कर रहे हैं सालाना एक मुल्क से दूसरे मुल्क। अगर देखा जाए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली एक सेंसस लॉन्च किया, उसके अंदर उन्होंने कहा, और काफ़ी सारे मुल्कों ने इसको एग्री किया इस बात पे, कि बाय 2050 दे वांट टू रिड्यूस दिस बाय अप टू 50%। बट यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, अगर हम अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करें क्यूबिक्स ग्लोबल को, वी कैन डू दिस इन 5 years। ओह वाओ, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी आपने बेहतरीन बात की है। अच्छा, नाउ कमिंग, ज़रा मुझे अब बताएं कि आप लोग जो काम करते हैं उसका आइडिया कैसे आया, बिकॉज आई रिमेंबर कि आपका इससे पहले भी एक स्टार्टअप था, बट देन वो सारा वाइंड अप करके यू स्टार्टेड दिस। तो किस तरीके से ये आइडिया जहन में आया, और करते क्या हैं आप लोग काम, ताकि एक आम आदमी भी समझ सके। राइट इससे पहले मेरा एक IoT स्टार्टअप था जो कि एक्वायर कर लिया 3M ने,
और जब हम वो IoT स्टार्टअप कर रहे थे तो काफ़ी सारी हमारी चीज़ें पोलैंड से हम शिप करते थे, उसके जो मटेरियल था वहाँ से आता था, और हमें ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसके अंदर, सप्लाई चेन के अंदर प्राइसेस बहुत हाई थी, और बिकॉज हमारी तरह के और काफ़ी सारे लोग थे, सो व्हेन आई एग्जिटेड दैट स्टार्टअप दिस बिकेम अ बिग अपॉर्चुनिटी, और मुझे लगा कि मेरी तरह और काफ़ी लोग हैं और काफ़ी कंपनीज भी हैं जिनको ये मसाइल आते हैं दरपेश, तो वी स्टार्टेड दिस। फिर बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैरी टाइम और लॉजिस्टिक्स से नहीं था, मुझे 2 साल लगे टू ट्रैवल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस होल इंडस्ट्री वर्क्स एंड ऑपरेट्स, और इसके क्या लूप होल्स हैं जो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कवर कर सकते हैं। एंड देन वी लॉन्च्ड। द आइडिया इज़ दैट जैसे पार्क व्हील्स है फॉर कार्स इन पाकिस्तान, इट्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस, इसी तरह डिफरेंट मार्केट प्लेसेस की डिफरेंट ब्रांड्स हैं फॉर शिपिंग। एक पार्सल से लेके एक पूरे खाली कंटेनर तक एक आम आदमी ने अगर कुछ भी किसी भी मुल्क से भिजवाना है तो वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे cubex.global पे, सिंपली जिस तरह एक फ़्लाइट बुक होती है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, कहाँ से निकलना है, कहाँ पे अराइव होना है और कितना लोड है, डाल के वो सबसे इकोनॉमिकल, फास्टेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। टिपिकली ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इसके अंदर ह्यूमन एरर की वजह से 30% ग्लोबल शिपमेंट्स डिले हो जाती हैं, बिकॉज ये ऑटोमेटेड है और जो AI है प्लेटफॉर्म का वो मेक श्योर करता है कि ये ह्यूमन एरर्स निकल जाएं इसके अंदर से। ओके अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि ग्लोबली क्लाइंट्स कहाँ कहाँ हैं आपके, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर द सीक्रेट प्लीज़ डू, कि अभी तक कैपिटल कितना है आपका? राइट, globally we are operational in more than 200 countries and over 1100 ports. हर मुल्क में हमारे क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे भी कोई पोर्ट है या शिप जाता है, वी आर ऑपरेशनल इन ऑल दोज कंट्रीज। फिजिकली वी आर लोकेटेड इन US, इन दुबई, इन अबू धाबी, इन पाकिस्तान, बट ऑल आर इंजीनियरिंग टीम, जो सारी टीम जिसने सब प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है, हमारे सारे इंजीनियर्स लाहौर में बेस्ड हैं, and they're all Pakistanis, and I'm very proud to say that this is a company built by Pakistanis. अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं रियाद में, सऊदी अरब में, हम एक्सपैंड कर रहे हैं सिंगापुर और चाइना में नेक्स्ट क्वार्टर में। ऑलराइट, बिल्ड बाय पाकिस्तानीज और ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज बहुत जबरदस्त ये दिखा रही है। थैंक यू सो मच। कैपिटल का हाँ प्लीज गो ऑन इफ यू वांट टू शेयर। So we raised capital. We raised money from one of world's largest sovereign wealth funds, Government of Oman. We raised a seed round of $100,000. उसके बाद हमने 1.3 million की इन्वेस्टमेंट रेज की फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, एंड अब हम सीरीज A राउंड रेज कर रहे हैं $10 million का। जबरदस्त। सो लेट मी से इट अगेन, बिल्ट बाय पाकिस्तानीज, ओन्ड बाय पाकिस्तानीज, एंड दुनिया को गवर्न कर रहे हैं आप इन दिस फील्ड। थैंक यू सो मच एहसन, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और यकीनन जब भी हम सुबह इस तरह की खबरें देते हैं अपने लोगों को, सो इट्स अ बूस्टर फॉर पीपल कि सब कुछ बुरा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे, और जब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छे गेस्ट भी हैं हमारे पास। एक ब्रेक के बाद एक बहुत ही फाइन जेंटलमैन से आपकी मुलाकात कराएंगे। ब्रेक। वेलकम बैक। सोशल मीडिया और मीम्स एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हो चुके हैं। नए साल में दाखिल होते ही 2022 के मीम्स कैलेंडर में पहली एंट्री भी हुई है। अब ये किसकी है और ऐसा क्या हुआ, सिर्फ इसी पे बात नहीं करेंगे, और भी बहुत कुछ होंगी बातें, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी की सेल्फी पाकिस्तान में साल 2022 की पहली मीम बन गई। अदनान सिद्दीकी ने कराची में कस्टम की जानिब से मंशियात तल्फ करने की तकरीब में शिरकत की। मंशियात के जलते हुए ढेर के सामने सेल्फी बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर की। देखते ही देखते उनकी तस्वीर मीम बनने लगी और लोग मजे मजे के तबसरे करने लगे। अनस टीपू ने आग को पाकिस्तानी हालात और अदनान सिद्दीकी को वजीर आजम करार दिया, जो शलवार कमीज पहने और तुर्की ड्रामे देखने के मशवरे दे रहे हैं। खुर्रम कुरैशी ने राय दी कि ये PTI का पाकिस्तान है, जहां अकब में महंगाई, बेरोजगारी, इंतहा पसंदी, गैस की किल्लत वगैरह की आग लगी है, मगर सारा जोर नवाज शरीफ और जरदारी को करप्ट कहने पर है।
डार्क नाइट ने इस जलती हुई आग को कराची के हालात और अदनान सिद्दीकी को सिंध सरकार से तशबीह दी। जासिर शहबाज को पसे मंजर में जलती आग महंगाई की दुहाई देते पाकिस्तानी अवाम लगे और अदनान सिद्दीकी समंदर पार पाकिस्तानी। असद सुल्तान ने अदनान सिद्दीकी को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी इनिंग्स और आग को भारतीय अवाम की हालत करार दिया। तैमूर जमान ने अपनी मीम के जरिए इसकी मजीद वजाहत कर दी। फरिया को सेल्फी लेते अदनान सिद्दीकी में अपना अक्स नजर आया और आग में अपनी पढ़ाई के मंसूबे जलते दिखाई दिए। इनके अलावा भी दर्जनों लोगों ने दिलचस्प मीम बनाकर शेयर की। एक सारिफ ने मीम कैलेंडर शेयर किया जिसमें अदनान सिद्दीकी की तस्वीर को साल की पहली मीम दिखाया गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन अदनान सिद्दीकी, एक्टर, मॉडल और एक्टर पार एक्सीलेंस एंड बेसिकली ह्यूमन पार एक्सीलेंस, क्योंकि अदनान भाई इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। तो अदनान भाई को वेलकम करते हैं। अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम। बस इससे पहले कि एक और मीम, हाँ यार प्लीज़, ठीक है ना, ये और ये अदनान सिद्दीकी और ये पीछे जो है मैं आग नहीं हूँ, अल्लाह ना करे। अच्छा अदनान भाई जी, क्या क्या आपको अभी तक मीम्स आए, रिस्पॉन्स आए इस तस्वीर के बाद? जो आप दिखा रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है और वाकई आपका पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, ये मीम्स नहीं ख़त्म होंगी। बट मुझे तो इल्म भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मगर वो मैंने देखें, किसी को सच्चाई से आगाही देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं गया क्यों था? हाँ, उसके रीज़न ये था कि इलीगल गुड्स को डिस्ट्रैक्ट करना। अब डिस्ट्रक्शन सेरेमनी थी, डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसमें और क्या होगा? उसमें और क्या होगा, यही चीज़ें होंगी ना, और क्या होगा। एंड जो पीछे आप आग देख रहे हैं वो एक नासूर है जो हमारी यूथ को तबाह कर रहा है। तो वो एक सेल्फी थी और उसके नीचे मैंने कुछ लिखा भी था कि भाई ये जो आग जो आप देख रहे हैं, तो मुझे पता नहीं समहाउ एक बच्ची की मीम थी, वो मुझे कुछ याद तो आई थी, मगर मैंने कहा था इससे रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि लेकिन वो ऐसा घर नहीं है। हाँ। ये बच्चों का जो फ्यूचर था वो बच गया है। तो इस हवाले से मैंने ये बनाई थी। बहुत से लोगों ने कहा कि यार कुछ मशरूबात पे आप एक झंडे का सफ़ेद हिस्सा भी है उनको दे दी जाए तो रेवेन्यू भी आ सकता है। तो भाई ये एक चीज़ है जो इलीगल आई है आपके मुल्क में, और आपके मुल्क में इलीगल होने के साथ साथ एक्सेप्टेबल भी नहीं है, तो फिर वो कैसे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना, और क्या किया जाएगा। वो लोग ये समझते भी नहीं ना दान भाई, बिकॉज जिस चीज़ का भी आपने जिक्र किया कि जो हमारी अक़लियती बरादरी है, नॉट यूज दिस वर्ड अक़लियती, देयर इज़ नो अक़लियत बेसिकली, बट क्योंकि उनके यहाँ इसकी झंडे का सफ़ेद, यस बिल्कुल, तो उनके क्योंकि उसकी ममानियत नहीं है, उसका भी एक प्रोसीजर है, ठीक है। दूसरा ये चीज़ आपने बहुत क्लियर और अच्छी शेयर की कि यार ठीक है, लोग हमारे इतने जिसको कहते हैं ना मिजाह से भरपूर हैं। आई रियली एंजॉयड इट, मुझे तो इतना मज़ा आया है, और ब्रिंग इट ऑन, और लेते आए और नहीं बनाए, नाम ही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। हाँ? अच्छा अदनान भाई, जिस चीज़ का आपने तस्करा किया, वो जो हमारे लोग हैं, ख़ास तौर पे जो फ्यूचर है हमारा, वो जिस तरीके से इसकी तरफ आ रहा है पिछले पास्ट कुछ सालों में, यू नो, नॉट ओनली एक तो हमारा माशरे का वो हिस्सा जो सड़कों पुलों के नीचे बिल्कुल दरबदर था, अब हमारे यूनिवर्सिटीज़ से होते हुए नाउ इन आर कॉलेजेस एंड इन आर स्कूल्स, ये सबसे ज़्यादा परेशानी का बायस थी। लेट्स नेम इट, आइस हो गया या फला डिब्बा कोई भी चीज़ हो गई, हमारे बच्चों की ये गुठियों में बैठती जा रही है। और इस तरीके की कैंपेन मैं चाहूँगा, इस पे आपने एक तस्वीर शेयर की ना हो, मैं चाहूँगा कि इस पे भी लोगों को, ख़ास तौर पर उन बच्चों को प्लीज़ अवेयर करें कि यार क्या कर रहे हैं आप। दैट वाज द मेन, मज़ा चाहता हूँ, मेन रीज़न टू गो देयर, कि मैं जाऊँ और एक एग्ज़ाम्पल बनूँ कि भाई ठीक है यार ये गलत चीज़ है। और एक इस अदनान सिद्दीकी के साथ साथ सबसे पहली चीज़ है, मैं इस मुल्क का एक हिस्सा हूँ जी, और उसका बाशिंदा हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क को इस वबा से बचाऊँ। तो मैं उस हवाले से गया था, और मुझे
जब बुलाया तो मैंने शायद 2 सेकंड भी नहीं लगाए इसको एक्सेप्ट करते हुए, एंड मगर मीम्स बन गए। बट इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट, इट्स ऑल इन अ गुड टेस्ट। अच्छा अदनान भाई, इस पे तो हम ज़रूर आपसे चाहेंगे मज़ीद बात भी करना ना। लेट्स टॉक अबाउट, अदनान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, तो मैं कैसे अपनी इंडस्ट्री की बात न करूं। बहुत सारी कास्ट्स आई हमारे शो में भी, एंड इट्स सो हार्टनिंग टू सी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है। हम उस ऑल्दो कि मैं ये समझता हूँ कि वो लाचा और खेत कल्चर भी हमारा हिस्सा है, बट बहुत ज़्यादा उस पर हमारी जिसको कहते हैं ओवर डिपेंडेंसी हो गई थी, और हम सिर्फ दिखा रहे थे कि एक हीरो है जो कि बहुत जलाली है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, और एक हीरोइन है जो कि खेत में उसको मनाने के लिए डांस कर रही है, और फिर आखिर में सो ऑन एंड सो फॉर्थ। नाउ हम उन टैबू इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 71, वी आर टॉकिंग अबाउट हम हॉरर के बाद हॉरर कॉमिक बना रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स के जिसने ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में भी जो है अपने जौहर दिखाए हैं, आपके नज़दीक हमारी इंडस्ट्री की फ्लरिश इस वक्त किस पॉइंट पे है, कैसा ग्रो कर रही है? देखिए, आपने उसको बड़े तरीके से एक बात को समझा दिया कि एक दौर था कि वो फिल्में बनती थी, मगर उससे पहले का भी दौर था जो फिल्में बनती थी, जो आज तक हमारे लबों पे है। वो अगर हम गीत गुनगुनाएं तो शायद मैं उस दौर, आप तो नहीं होंगे उस दौर के, शायद मैंने कुछ तो गाने सुने होंगे उस दौर के भी, मगर आप फिर भी गुनगुनाएंगे, बिकॉज यू नो वो गाने ज़िंदा रहते और वो म्यूज़िक ज़िंदा रहता है, वो लिरिक्स ज़िंदा रहती हैं। तो दौर चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ। मैं कहता हूँ लोग बदलते हैं, ज़माना एक जैसा रहता है। तो जब लोग बदलते हैं तो उनके साथ साथ उनकी सोच भी बदलती है। एक दौर आया, आपने जैसे कहा कि लॉलीवुड का दौर था, और बड़ी खिदमात हैं लॉलीवुड की, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उधर बनी हैं, और बड़ी एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है लॉलीवुड हमारी, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। फिर अब एक और नई एक इंडस्ट्री जो दोबारा कराची की तरफ आ रही है, जो कराची से शुरू हुई और फिर लॉलीवुड चली गई, वो लाहौर के हवाले से। और ये जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए थे, जो पढ़ कर आ रहे हैं, फिल्म मेकिंग, कुछ स्क्रीन प्ले पढ़ कर आ रहे हैं, उस हवाले से अब नए सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं। नए सब्जेक्ट्स के साथ साथ नए एक्टर्स भी आ रहे हैं, डीपीज़ भी आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंट में जब चेंज आता है तो एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ कोई चीज़ अपनाई जाती है, कुछ नहीं अपनाया जाता है, बट फॉर्चुनेटली एक सेटल हो जाती है सिचुएशन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, और होना चाहिए ऐसा, और बिल्कुल हम इसको सपोर्ट करेंगे। इसको तो मैं तो हर हालत में सपोर्ट करता हूँ। अच्छा देखिए, सर्द मौसम है, इसमें बातें तो बड़ी गर्मा गर्म हो ही रहे हैं, लेकिन सर्द मौसम में आपकी जो कॉफ़ी है वो ठंडी ना हो जाए, तो प्लीज़ आप प्लीज़ इसको लीजिए। एंड देन आज तो कराची का मौसम ही बड़ा अच्छा है, और अदनान भाई जो है वो सिर्फ अदाकार नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड आदमी है, और उनसे हम फ्लूट भी सुनेंगे आखिर में। बट उससे पहले नाउ अदनान भाई, एक चीज़ वो ये कि क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा अहम किरदार, जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा कि हमारे बच्चे गए पढ़ के आए हैं, नाउ दे आर अप्लाइंग देयर थिंग्स टू द इंडस्ट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भी आप क्या समझते हैं, कौन सी थोड़ी बहुत तशनगी रह गई है, कौन सी थोड़ी बहुत खामियां, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इंसान तो खता का पुतला ही है, लेकिन वो कौन सी मज़ीद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो आप देखना चाहेंगे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, कि यार अगर ये ठीक हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आ जाए? देखिए, फिल्म का अगर स्क्रीन प्ले बेहतर हो जाए ना तो बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अगर आप देखें, हमारी स्क्रीन बदली है, यस, कलर्स बेहतर हुए हैं, फ्रेमिंग बेहतर हुई है, थोड़ा सा हम स्क्रीन प्ले पे लैक करते हैं स्टोरी टेलिंग के ऊपर, वो सही हो जाए, क्योंकि फिल्म और टेलीविज़न बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि फ़िल्म का जुमला ऐसा होना चाहिए जैसे किसी गरीब आदमी का टेलीग्राम। आप ये सोचते रह जाएं तो मैं इस पर बड़ी बात कर सकता हूँ। मैं इसको मुख्तसरन ये बता सकता हूँ कि मिनिमलिस्टिक, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर द मासेस। क्योंकि फिल्म किसी एक तबके के लिए नहीं बनती है, सबके लिए बनती है। उसमें अमीर तबका भी आता है, दरमियाना तबका भी आता है, गरीब तबका भी आता है, सबका दिल है, सब देखना चाहते हैं और चाहते हैं। और वो ऐसा, ये फिल्म एक ऐसा मीडियम है सिनेमा कि ये घर से आपको
सिनेमा घर तक लेकर जाता है, तो वो डेफिनेटली एंटरटेन होना चाहता है। तो वो इतना आसान होना चाहिए जुमला और इतना मिनिमलिस्टिक होना चाहिए कि अगर मैं फ़िल्म देख रहा हूँ और अगर मैंने थोड़ा सा अपना फ़ोन देख लिया या थोड़ी सी करवट ले ली या मैंने बात कर ली अपने साथी के साथ, तो समझ लिए कहीं ना कहीं झोल आ गया है। फिल्म तो इट्स अ क्लाइमैक्स ऑफ एवरी 5 मिनट्स। आप यूँ होएं और वापस चले जाएं, फिर ऐसे आगे जाएं और वापस चले जाएं, तो फिर तो फिल्म का मज़ा है कि आप एकदम महव हो जाएं उस स्क्रीन के साथ बस। अच्छा अदनान भाई, एक सवाल जो हमेशा से मेरे जहन में रहता है वो ये कि हमारी इंडस्ट्री बेहतर होती जा रही है, लेकिन आर वी ऑन द राइट ट्रैक? अगर मैं टाइमलाइन के हवाले से पूछूं तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। पड़ोसी मुल्क की आप बात करें, आपका एक्सपीरियंस भी है वहाँ का, एक लंबे अरसे तक वो एंटरटेनमेंट जो है वो मूवीज़ बनाते रहे, फिर थोड़ी सी उनमें जिंगोइज़म भी आई, वॉर रिलेटेड मूवीज़ भी बनाई, लेकिन वो क्या था कि वो जो मुंबई की सड़कों पे बैठा हुआ शख्स था वो एंटरटेन होने जाता था, वो आइटम सॉन्ग सुनता था, वो सिक्के फेंकता था। फिर ये काफ़ी अरसे तक 10-20 साल या मेरे ख्याल से ज़्यादा तक इनका ये पैटर्न चलता रहा, राइट फ्रॉम 80s आई गेस, ठीक है। पहले से भी अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने 2010 के बाद थोड़ा सा अपना ट्रैक तब्दील किया, रियलिस्टिक चीज़ें आने लगी। उन्होंने रंग दे बसंती जैसी मूवीज़ बनाई जिस पे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को। उन्होंने रियलिटी से करीब तर हो के मूवीज़ बनाना शुरू कर दी। अच्छा, हमारे पास जो मुझे ऐसा फील हुआ कि हमने ये जो बीच में एंटरटेनमेंट फैक्टर था शायद उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया। आर वी टू सून ऑन द इश्यूज़ के जिस पे हम कह रहे हैं कि हम रियलिटीज़ दिखा रहे हैं, या हमें थोड़ा सा उसमें मज़ीद टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था? देखिए, यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विद एन ऑरेंज, ठीक है ना। अगर आप पड़ोस मुल्क की इंडस्ट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो कोई तुक ही नहीं बनता। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हमें अपनी साख खुद बनानी। दुनिया में होता है, कुछ इंडीज़ फिल्म्स होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म्स होती हैं, कुछ आर्ट फिल्म होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के हवाले से होती हैं, मगर उसका एक सिलसिला होता है। आप पहले अपने सिनेमा को मैच्योर करते हैं, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म्स हो गई, जैसे कुछ इशू बेस्ड हो गई, या फिर परसेप्शन बेस्ड हो गई, या फिर किसी हवाले से अगर आप कह दें कि आप आर्ट मूवी की बात करते हैं। हमने जब हमारा जो नया सिनेमा शुरू हुआ, हमने आर्ट सिनेमा से शुरू किया और हम उल्टा चल के एंटरटेनमेंट की तरफ आ रहे हैं, जबकि हमें ऐसे जाना चाहिए। एक दफ़ा अपनी कदम जमा लें, उसके बाद वही होता है ना, बैट्समैन जब आता है क्रीज पे तो पहले संभल के खेलता है कि सीधा बल्ला खेले, और उसके बाद फिर वो इम्प्रोवाइज़ करता है, ठीक है। फिर वो रिवर्स स्वीप भी मार रहा होता है और अजीब अजीब ऑर्थोडॉक्स शॉट्स मार रहा होता है। तो आपने इम्प्रोवाइजेशन की बात की, अदनान सिद्दीकी इज़ ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, और आखिर में मौसम भी बड़ा आशिकाना है, और मैं चाहूँगा अदनान भाई इस मौसम को देखते हुए आपके जहन में जो धुन आ रही है ना, क्या बजाना चाहेंगे? मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ। आप बैठे हुए हैं और नीचे दरिया बह रहा है और पीछे आग जल रही है, पीछे आग जल रही है, आग आप लगा दें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अदनान सिद्दीकी फॉर यू। तू छुट्टी लेके आजा बालमा, क्या ही ज़बरदस्त ये गाना था। और इस वक्त जो लोग दफातर में बैठे हैं वो सब
यही सोच रहे होंगे कि काश अभी इस बारिश के मौसम में छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से। लेकिन खैर, थैंक यू सो मच अदनान भाई, इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू, टॉकिंग टू यू। और हमारी दुआ है कि इसी तरह जो है आप ना सिर्फ ही अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करते रहें, बल्कि जो नौजवानों को आपने मैसेज दिया है वो मैसेज भी दें और लोगों के चेहरों पे इसी तरह मुस्कुराहटे भी बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग यू। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद होगी बात, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। अब जरा मौसम की बात करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। शदीद बर्फबारी हो रही है, गांचे दीकर इलाकों से कट गया है, लोग भी घरों में बंद से होकर रह गए हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले अपने नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली से। जुल्फ़िकार बताइए। जी बिल्कुल फैसल, आपको भी गुड मॉर्निंग। यहाँ पर जो यहाँ की गुड मॉर्निंग वो कैसे होते हैं, मॉर्निंग का आप नज़ारा कर ले, बहुत ही खूबसूरत इस वक्त मनाजिर है। गुज़श्ता 2 रोज़ से यहाँ पर बल्तिस्तान भर में जो बर्फ़बारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं बर्फ़ की जो ओले आसमान से गिर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। आपको स्टूडियो में बैठ के आपको यही लग रहा होगा कि बहुत खूबसूरत मनाजिर है। यहाँ की अगर मुश्किलात की बात करें तो मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इस जो शदीद बर्फ़बारी की वजह से ज़िला गांचे का जो राब्ता है, ज़मीनी राब्ता स्कर्दों के साथ कटअप हुआ है कल की और आज की बर्फबारी की वजह से। इसके साथ साथ ज़िला गांचे का जो राब्ता है अपने बालाई इलाकों से वो भी कटअप हो चुका है। अलबत्ता हमें देखने को मिल रहा है कि ज़िली इंतज़ामिया के जो अमले हैं वो सरगर्म नज़र आते हैं सड़कों पर, वो यहाँ पर बर्फ़ साफ़ करने के काम में लगे हुए और इसके साथ लोग ज़ाहिर बात है इंजॉय भी करते हैं। बच्चे नौजवान सारे इस मौसम के साथ, इस बर्फबारी के साथ एंजॉय भी करते नज़र आते हैं। मगर जो यहाँ पे आप लोग को जो शहरों में बैठ के आप लोगों को देखते हैं कितना खूबसूरत मंज़र होगा, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग को ज़रूर आए, सियाह यहाँ पर आए, इन खूबसूरत जो मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए, बर्फ़बारी से आप लोग भी इंजॉय करें। और ये जो बर्फ़बारी है महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद 1 से 2 दिन तक मज़ीद ये बर्फ़बारी शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया है, हुकूमत है, उन्होंने भी ये लोगों को कहा है कि लोगों को ख़बरदार किया है कि गैर ज़रूरी जो सफ़र से वो इज्तिनाब किया जाए। चले, ये तो हमने आपको बल्तिस्तान के हवाले से बताया। बल्तिस्तान से आपको गिलगित लिए चलेंगे। गिज़र आसमान से रूई के गिरते गालों का सिलसिला तो यहाँ थमा है, लेकिन अब जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद हैं। किन मुश्किलात का सामना, अब्दुल वाहिद बताइए। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 72 घंटों से बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट गिज़र में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप मेरे अकब में देख रहे हैं बर्फ़ पड़ चुकी हुई है। अभी थोड़ी सी बर्फ़बारी का सिलसिला थम चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह ज़िला गिज़र के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर लोगों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। बालाई जो गिज़र है वहाँ से सड़कें बिल्कुल जाम हो चुकी है। इस फिसलन की वजह से हादसात में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए हुकूमती सतह पर और ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र करने से इज्तनाब करने की हिदायत भी की है। जी, तो बर्फ़बारी के मनासिर तो आपने देखे, अब हम आपको बताएंगे कि बारिशें कहाँ कहाँ हो रही हैं। वैसे पूरे मुल्क में ही हो रही हैं। तो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची तीनों जगह पे बारिश हो रही हैं और तीनों जगह पे हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर हैं, लाहौर से शाहीन मिशाल है और कराची से खुर्शीद आलम। तो जैसे कि हमने आगाज़ किया सेगमेंट का बिल्कुल नॉर्थ से गिलगित बल्तिस्तान, अब नीचे की तरफ आते हैं और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद यहाँ की बात करते हैं। अब्बास बताएँ, इस्लामाबाद वैसे ही खूबसूरत है और जब यहाँ बारिश होती है तो मज़ीद खूबसूरत हो जाता है। बताइए भी और मनाजिर दिखाइए भी। फैसल, बिल्कुल आपने कहा कि गिलगित से नीचे आते हैं तो गिलगित से इस्लामाबाद के दरमियान बहुत से नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिसमें स्वात, कालाम, नारान और जितने हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, मरी, नथिया गली, वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला इस वक्त जारी है।
अब्बास से हम दोबारा जानेंगे क्योंकि दीगर जगहों पे भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और बारिशें जो हैं वो भी जारी हैं। में जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोगों की मुश्किलात यकीनन बढ़ जाती हैं, राब्ता सड़कें बंद होना शुरू हो जाती हैं। एक जानिब तो मौसम हसीन शुरू हो जाता है, लेकिन दूसरी जानिब जो लोग हैं उनकी भी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। बट मौसम है, एंजॉय तो करना है। अब्बास, अगर आप सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा। मैं अब अब्बास के पास दोबारा भी जाऊंगा, लेकिन इससे पहले ज़रा शाहीन मिशाल की जाते हैं लाहौर में इस वक्त क्या मौसम है। शाहीन, ज़रा बताइए। बिल्कुल फैसल करीम, काफ़ी अरसे के बाद लाहौर में बारिश हुई है, 1 माह के बाद, और 1 माह तक स्मोक और फोग का सिलसिला यहाँ पर जारी था और गर्दो गुबार से अटा हुआ माहौल था। दरख्त और पौधे जो थे वो भी खासे बुरी हालात में थे, शहरियों को भी काफ़ी दुश्वारी थी, आंखों में चुभन होती थी। लेकिन अब लाहौरियों की दुआएं रंग ले आई हैं, मौसम खासा अच्छा हो गया है। बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। टेम्परेचर इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो वो भी 100 से कम चला गया है, जो 700-800 तक रहता था। तो शहरी इस मौसम से काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। लाहौरी हैं, ऐसा मौसम हो और खाने पीने का शौक़ ना हो तो मुख्तलिफ जगहों पर जाके देखा है तो लाहौरी नाश्ता जो है वो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे हैं। सिरी पाए खाए जा रहे हैं और हलवा पूरी के मज़े उड़ाए जा रहे हैं। तो इस मौसम में हर कोई चाहता है कि अच्छे से उसको एंजॉय करे। महकमा मौसमियात ने वैसे भी 3 दिन तक बारिश की पेशगोई की है, तो कुछ लोग जो है वो गुनगुनाने का शौक़ भी रखते हैं। आपकी आवाज़ भी मैंने सुनी है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है और मैं गा नहीं सकती, मेरी वैसे आवाज़ बड़ी तीखी होती है, गाऊंगी तो ऑडियंस भाग जाएगी। लेकिन हमारे लाहौर के एक रिपोर्टर अली रज़ा जो गुनगुनाने का शौक़ रखते हैं, उनसे हम कहेंगे हमें थोड़ा सा कुछ गा के सुनाएं। नियते शौक भर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। हाँ, आज देखा है तुझे देर के बाद, आज देखा है तुझे देर के बाद। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और मौसम को हर कोई एंजॉय कर रहा है। हाँ, लेकिन आसानी के साथ शाहीन, मुश्किल भी होती है। बड़े ज़बरदस्त अली ने बहुत अच्छा गुनगुनाया और उन्होंने यही कह रहे थे, नियत शौक भर ना जाए कहीं। खुर्शीद आलम के पास चलते हैं, कराची में। खुर्शीद, नियत शौक भरी ना भरी पता नहीं, लेकिन कराची की सड़कें पानी से तो नहीं भरी इस बार। बिल्कुल, कराची के लोग भीगे हुए मौसम का मज़ा लेना तो चाहते हैं, लेकिन पानी की निकासी न होने के सबब बहुत सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। कराची में सुरजानी का वो इलाका 36.9 सबसे ज़्यादा बारिश हुई है मिलीमीटर, और औरंगी टाउन में 14.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर हल्की, तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला फैसल जो है वो रात भर जारी रहा है और मौसम ठंडा है। 14.8 टेम्परेचर है इस वक्त कराची का। लेकिन अगर शहर की हम बात करते हैं तो इतनी हल्की बारिश के बावजूद भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी अब भी हमने देखा है कि मौजूद है। ये ज़रूर है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आधी रात को दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी का जायज़ा लिया, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी है। पानी बदस्तूर अहम तरीन शाहराहों पर भी मौजूद है। सर शाह मोहम्मद सुलेमान रोड की बात करें, बिजनेस रिकॉर्डर रोड की बात करें, अल्ताफ़ हुसैन रोड जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ की बात करें, आइए चुंदरीगढ़ रोड के कुछ स्पॉट्स की बात करें, तो मुख्तलिफ इलाकों में यकीनन पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी है और अभी यह सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। लेकिन हमने देखा ही है कि कराची के लोग भी कम से कम इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं। चाय खानों पर रौनक बढ़ जाती है और जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही वहाँ तो वैसे ही हलवा पूरी और पराठों और अंडों की फरमाइश बढ़ती है, तो उन जगहों पर भी लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं जहाँ पर माएँ बहनें और अफराद जाते हैं और नाश्ता लेकर के आते हैं। अच्छा, वैसे बारिश का सिलसिला
खुर्शीद भाई, कराची में मजीद 2 रोज जारी रहेगा। खुर्शीद भाई, अगर ये लाइनें थोड़ी कम हो जाएं तो अपने साथ वापसी पे लेते आइएगा, जो आपने तस्करा किया है अभी मनोज सलवा का। और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह जो मौसम इस वक्त अबर आलूद हो रहा है, उस पर आपका रेड मफलर जो है ना, दैट्स चेरी ऑन द टॉप, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं आप। इस्लामाबाद चलेंगे एक बार फिर, अब्बास शब्बीर मौजूद हमारे साथ। अब्बास, आप बता रहे थे कि आप जो है वो नारायण छोकरान तक तो आ गए थे, अब मैं चाहूँगा इस्लामाबाद भी आ जाएँ। जी बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद की बात करूँगा कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है और यही प्रेडिक्शन है आइंदा 2-3 दिन और भी कि इसी तरीके से बारिश चलती रहेगी। लोग एंजॉय करते रहेंगे, स्पेशली चूँकि इस्लामाबाद से कनेक्टिंग है मरी नथिया गली, तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त मूव कर रहे हैं स्नोफॉलिंग देखने के लिए। एक्सप्रेस वे के ऊपर भी बड़ा रश है। मुझे किसी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रात को भी बड़ा रश था, चूँकि जो ही स्नोफॉलिंग शुरू होती है और टीवी के ऊपर ख़बर चलती है या सोशल मीडिया पे पता चलता है तो लोग सबसे पहले मरी और नथिया गली का रुख कर लेते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बारिश अपनी जगह पर रहमत है अपनी जगह पर, लेकिन गैस का बड़ा प्रॉब्लम है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर। बहुत से ऐसे इलाके हैं सर्दियों के अंदर गैस की ज़रूरत पड़ती है, गीज़र की ज़रूरत पड़ती है, हीटर नहीं चलते, जिसकी वजह से थोड़ी सी जहमत बन जाती है इन डेज़ के अंदर ये बारिशें। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पोल्यूशन थी, जो स्मोक यहाँ पर इतना नहीं था, लेकिन पोल्यूशन थी, जो थोड़ा बहुत स्मोक था, मोटरवे के ऊपर जो धुंध थी, जो पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर जो ब्लॉकेज थी धुंध की वजह से, वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और अब हम कह सकते हैं कि बारिश के बाद ये मौसम जो है, अब जब धूप निकलेगी तो और ठंड के अंदर इजाफा होगा। बर्फ़ जब पिघलेगी धूप के साथ तो हवाएं भी चलेंगी और आइंदा जो 15-20 दिन होंगे इस्लामाबाद और इसके मज़ाफ़ात में तो वो ज़्यादा ठंडे होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये बारिश बहुत अच्छी है, गंदम के लिए भी बहुत अच्छी है और इंसानों के लिए भी बहुत अच्छी है कि चेहरे खुशगवार हो जाते हैं। इससे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस पूरे सीज़न के अंदर कोई बारिश नहीं हुई थी। अब ये बारिश जो है 2 दिन से चल रही है और एक हफ़्ता मज़ीद प्रिडिक्ट किया जा रहा है, यानी सैटरडे तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, अच्छा, आप सब ने हमारे साथ रहना है। जब पूरे मुल्क की हम खबर ले रहे हैं तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा को पीछे कैसे छोड़ दें। अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे पेशावर से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पूरी मुल्क में इस वक्त कहीं बारिश है, कहीं बर्फ़बारी है, नज़ारे हसीन हैं। अगर शिमाली इलाकों की बात करें तो बर्फ़ की सफ़ेद चादर है और ये जो ख़ास तौर पे मंज़र है बड़ा दिल फरेब है कि जहाँ पे दरख्तों के ऊपर परिंदे भीगे हुए बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश थमे और कब वो दोबारा अपने परों को फैलाएं और खुश्क होने के बाद दोबारा अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो जाएं। मंजिल की जानिब रवां दवां जो हैं वो तमाम के तमाम तर जो है वो लोग भी हैं जो आज दफातर में आए हैं और हमारी तरह देख के सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान जो बाहर एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, शाहीन, अब्बास और खुर्शीद आलम, आप सबका बहुत शुक्रिया। पेशावर का भी हम जरा रुख कर लेते हैं। पेशावर से अब्दुल रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, मुझे बताइएगा कि पेशावर में इस वक्त सूरत हाल है मौसम की, कहाँ हल्की कहाँ तेज़ बारिश हुई है? बिल्कुल, पेशावर में तवील खुशहाली के बाद तकरीबन 5 महीने के बाद बारिश का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है और मुसलसल जो इस वक्त तीसरे दिन है वक्फे से जारी है, जबकि कल जो है इसमें तातुल आ सकता है और उसके बाद 7-8 को दोबारा ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक पेशावर में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। न सिर्फ पेशावर बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम अजला में बारिश हुई है और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो पटन में 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। इसी के साथ जो सैयद शरीफ है वहाँ से भी 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और बर्फ़बारी का जहाँ तक ताल्लुक है सबसे ज़्यादा जो बर्फ़बारी है कालाम में 21.5 इंच हुई है, जबकि इसी तरह दीगर बालाई इलाकों में भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और आइंदा 3 दिनों में ये वक्फे से ये जारी रहेगा। तो अब्दुल रहमान, एक तो पेशावर का मौसम आपके पहोल पहनने से मुझे अंदाज़ा हो गया कितना सर्द है। दूसरा, कालाम की आपने बात की जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ पड़ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि विंटर फेस्टिवल इज़ ऑन। तो यहाँ से अब हम रुख करेंगे अपने जुनूब का, बलूचिस्तान। साहिली इलाकों में यहाँ बारिश हुई है, यहाँ पे बारिश ने तबाही मचाई है। ग्वादर और तुर्बत में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। केच, बुलेदा,
तुंप और बलंगोर के नदी नालों में तगयानी आ गई है। नशेबी इलाके डूब गए हैं। ऐसे में पाक फ़ौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में पहुँच रहे हैं। किश्तियाँ चलाई जा रही हैं और आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। इसके साथ साथ भारी मशीनरी से बंद शाहराहों को खोलने का काम भी जारी है। रख्शान, कल्लात, योब, सिब्बी डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत नज़र आ रही है। महकमा PDMA ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मकरान, कोयटा, कल्लात समेत मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आला सतह का इजलास भी बुला लिया है। तो इस सब पे भी मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमने आपको मुकम्मल तौर पे आगाह किया और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नुमाइंदा गवादर सरदार बलोच, बताइएगा इस वक्त के क्या इस वक्त सदाकत सिचुएशन है और क्या मज़ीद रेस्क्यू काम किए जा रहे हैं? सदाकत से भी हम बात करेंगे जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्योंकि गवादर में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो बड़ी तशवीशनाक है। सिर्फ गवादर नहीं, ऑल ओवर जो बलूचिस्तान है उसमें सूरत हाल इस वक्त थोड़ी सी परेशान को नज़र आ रही है। ऐसे में पाक फ़ौज जो है वो रेस्क्यू का काम कर रही है और जगह जगह किश्तियाँ भी चलाई जा रही हैं। सदाकत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, बताएँ अब तक क्या कुछ किया जा चुका है? जी, ग्वादर में गुज़श्ता 36 घंटों से जारी बारिश के बायस यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी है और यहाँ पर ग्वादर सिटी, सुरबंदर, पिशकान, पसनी, जीवनी समेत मुख्तलिफ जो छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पर भी इंतहाई सूरत हाल ख़राब है। ग्वादर सिटी की सूरत हाल में आपको बता दूँ, ग्वादर सूरत हाल ये है कि जो नशेबी इलाके हैं जिनमें ओल्ड मुल्ला बंद, गिट्टी लाइन, शादू बंद, सैयद ज़ौर शाह हाशमी या ओल्ड सिटी जो है वो मुकम्मल ज़ेर आब आ चुकी है। जो रोड और रास्ते हैं वो तालाब के मनाज़र पेश कर रहे हैं, बल्कि घरों में भी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पे घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है, जिनको निकालने के लिए मजबूरन यहाँ के सोशल जो तंजीमें हैं उन्होंने और इंतज़ामिया ने और यहाँ पर पाक आर्मी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, नेवी, GDA और दीगर मुख्तलिफ इदारों के जो एहलकार हैं उन्होंने उन शहरियों को बाकायदा कश्तियों के ज़रिए ही निकाला था कि पानी इस कदर ज़्यादा हुआ था। गुज़श्ता 36 घंटे में यहाँ पर तकरीबन ग्वादर सिटी में 72 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है कि यहाँ पर निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल मफलूज हो चुका है। तमाम मार्केटें बंद हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मौसम सरमा में ख़ासकर ग्वादर बल्कि के लोग जो हैं वो हमेशा दुआ करते हैं कि बारिश बरसे ताकि हमारे जो कि पानी के ज़खायर हैं उनमें इजाफा हो, पानी का कोई ऐसा बहरानी कैफियत ना हो। लेकिन इस बार ये जो कि बारिश है वो यहाँ के शहरियों के लिए बिल्कुल जहमत बन गई है। एक जानिब तो डैमों में वाफर मिकदार में पानी आ चुका है, आंकाड़ा और शादीकोर के स्पिलवे से पानी का अखराज भी जारी है। इसके साथ साथ देही इलाके हैं वहाँ पर भी जो है जो कि निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज है, जहाँ नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। कई इलाके ऐसे हैं जो वहाँ पर रास्ते न होने के सबब बल्कि उन नदियों के अंदर से जाने के बाद वो वक्ती तौर पर दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता उनका मुनक़ता हो चुका है। इसी तरह जो कि कुलांच के कई देहात हैं इस तरह के, और इसी तरह जैसे कलातू वगैरह ये इलाके जो देही इलाके हैं, गब, इनमें भी शदीद वहाँ पे राशन का मसला या अशिया खुर्दुनेज के पहुँचाने का मसला भी इंतहाई दुश्वार हुआ है। इसी तरह ग्वादर सिटी के अंदर भी गुज़श्ता दिन से 24 घंटे से मुख्तलिफ इदारे या ज़िले इंतज़ामिया बल्कि डिप्टी कमिश्नर साहब खुद भी मैदान में उतर चुके हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जिनमें असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह और पूरी टीम उनके साथ है, बल्दिया की टीम साथ है, मुख्तलिफ इदारे हैं। लेकिन इसके बावजूद ताहाल पानी को शहर से न निकाल सके। इसकी मेन वजह यह कि यहाँ पे 1 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से ग्वादर शहर में एक जो निकासी आब का जो मंसूबा बनाया गया था वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है, बल्कि रिसेंटली उसका इब्तिदा तक भी न हो चुका है। लेकिन वो अभी तक शहर का पानी निकालने में नाकाम रहा है और इसी निकासी आब की वजह से। और दूसरा जो कि ग्वादर चूँकि जजीरा है
जजीरा होने के वजह से कि दो तरफा जहाँ मशरकी और मगरबी साइड से इसका हमेशा पानी समंदर में गिरता था, लेकिन इस बार चूँकि मगरबी साइड पे मेरीन ड्राइव आ चुका है, जबकि मशरकी साइड पे एक्सप्रेस वे आ चुका है, वहाँ से इसीलिए कि पानी समंदर में जा नहीं रहा, बल्कि एक ही जगह पे खुसूसन जो नशेबी इलाके हैं, जो ग्वादर पोर्ट के करीबी इलाके हैं, वहाँ पे जमा हो रहा है। इसीलिए दिल्ली इंतज़ामिया ने ग्वादर पोर्ट रोड को भी एक जगह से काट कर इस पानी को निकालने की कोशिश की है, लेकिन ताहाल यहाँ पर नाकामी नज़र आ रही है। शहर से पानी का जो अखराज है वो ख़त्म न हो चुका है, बल्कि लोगों की दुश्वारियों में भी इजाफा हो चुका है। दिल्ली इंतज़ामिया ने यहाँ पर एमरजेंसी तो नाफिज कर दी है, और बल्कि सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ तक भी मनसूख कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका, ग्वादर के हाल से आप हमें आगे कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अनदेखा पाकिस्तान में। आज आप क्या देखेंगे? क्वेटा का ऐसा लेविस एहलकार जो सैकड़ों नायाब घड़ियों को हॉल में सजाया जा रहा है। ये तमाम कदीम घड़ियाँ चलती भी हैं, इसे टिक टिक की आवाज़ में सुकून क्या मिलता है? नूरुल आरफीन से जारी है। मुझे घड़ियों के साथ जुनून की हद तक शौक है। मेरा नाम गुल काकड़ है, मैं बलूचिस्तान लेडीज़ फोर्स में जॉब कर रहा हूँ। मुझे स्टूडेंट लाइफ से ही शौक था। स्टार्टिंग में तो रेडियोस का था, उसके बाद कोई 18 साल से मैं एंटी क्लॉक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। घड़ियों की जो टिक होती है, हर घड़ी का अपना अलग सा साउंड होता है। ये घड़ियाँ चूँकि तमाम मैनुअल बनी है और डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ साउंड्स होते हैं, नेचुरल साउंड्स, तो वो उसमें बड़ा वो सुरकुन उसकी वो साउंड होती है, बड़ा अच्छा फील होता है। इंसान पुराने ज़माने में चला जाता है। वो जो सबसे कदीम घड़ी है वो 1820 के ज़माने की कुछ पॉकेट वॉचेस हैं, जो अपनी नोयत के मतलब बड़ा डिफरेंट है। उनका मैकेनिज़्म भी डिफरेंट है, उनके वो चाबी देने का सिस्टम भी डिफरेंट है। वो सारी 100% वो मैनुअल बनी, हाथ से बनी है। और जदीद घड़ियाँ तो मेरे पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी कोई 40 साल पुरानी होगी, उसमें भी कुछ टेबल क्लॉक्स है। बाकी तमाम जो है वो एंटीक्स है, 80 साल, 150 साल, 120 साल पुरानी है। जी, मैंने जितने क्लॉक्स है इसका 80% मैंने बाहर से मंगवाया है। और ज़रूर मैंने ये लोग के जो ज़ौक़ वाले लोग उन्हीं के लिए यहाँ रखा है। और वक्त के साथ अगर वसाइल हुए तो मैं ज़रूर म्यूज़ियम बनाना चाहूँगा, ताकि लोग इससे इस्तेफ़ादा ज़ौक़ वाले जो लोग हैं वो आके देख सकें। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। आम डेवलपमेंट आर इस्लामाबाद से सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल्स की बेदखली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल्स सील करने से रोक दिया है। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए। फैसले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसके खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर की गई थी वालिदैन और निजी स्कूल की जानिब से। मौक़िफ़ इसमें आज ये अपनाया गया था कि मजमूई तौर पर 8300 से ज़ायद स्कूल्स हैं जो पाकिस्तान भर के कंटोनमेंट्स में काम कर रहे हैं, और 37 लाख से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अब अचानक से कहा जा रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो हुकाम है उन्होंने स्कूलों को सील करना शुरू कर दिया और कहा है कि 31 मार्च तक हर हाल में तमाम जो निजी स्कूल हैं कैंट से बंद किए जाएंगे। इस पर आज अदालत ने फिर पूछा कि इतनी बड़ी तादाद में जब बच्चे मुतासर हो रहे हैं और मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि हमने सुना भी नहीं गया, बगैर सुने ये फैसला कर दिया गया, उस पर अदालत ने कंटोनमेंट बोर्ड्स को ना सिर्फ तमाम स्कूलों को सील करने से रोक दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता किसी भी किस्म का कोई एक्शन स्कूलों के खिलाफ कंटोनमेंट हुकाम नहीं लेंगे। और अदालत ने कंटोनमेंट हुकाम को नोटिस जारी करते हुए समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। जी सर, ठीक है जुल्करनैन, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
और लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना की ओमिक्रॉन किस्म तेज़ी से फैलने लगी है। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर से रोज़ाना रिपोर्ट होने वाले कन्फर्म केसेस में से 86% से ज़ायद ओमिक्रॉन हैं। दानियाल बताइए। दानियाल उमर से भी जानेंगे, लेकिन लाहौर में अभी सिचुएशन अब मज़ीद बिगड़ती जा रही है, बिकॉज महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर से रोज़ाना रिपोर्ट होने वाले कंफर्म केसेस में से 86% से ज़ायद ओमिक्रॉन केसेस हैं। दानियाल अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल फैसल, जो केसेस की तादाद है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। 310 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे पंजाब में कोरोना के, जिनमें से 241 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। रावलपिंडी से भी 30 से ज्यादा कोरोना के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में कोरोना केसेस की जो मस्बत शरह है वो 4% तक पहुंच गई है, जबकि जो 86% से ज्यादा केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं लाहौर में वो ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। लाहौर के अलावा रावलपिंडी से, भावलपुर से, साहिवाल से भी ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो अब सामने आना शुरू हुए हैं। तकरीबन 15 दिसंबर से लेकर जो आज तक जीन सीक्वेंसिंग की है केसेस की, जो जीनियात चेक करने के लिए कि आया ये कौन सा वेरिएंट है, उनमें 177 कंफर्म हुए हैं कि वो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जिससे महकमा सेहत पंजाब ने ये पूरा एक रिसर्च करके अखज़ किया है कि अब जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं 85-86% से ज्यादा पंजाब के अंदर, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और इसीलिए क्योंकि ये वेरिएंट फैलता भी बहुत तेजी से है, तो केसेस की तादाद जो है वो अब पंजाब के अंदर ऊपर जाना शुरू हो गई है, जिससे खासकर लाहौर जो है वो मुतासर नजर आ रहा है। दानियाल शुक्रिया। लाहौर की आप बात कर ही रहे हैं जहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब कराची का रुख करते हैं। कोरोना वायरस के मुतासरीन यहाँ एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। केसेस की शरह में अचानक इजाफा हुआ है। पॉजिटिव केसेस की शरह 9% के करीब पहुंच चुकी है। वफाकी हुकाम कहते हैं कि कराची में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना वायरस के 2650 टेस्ट किए गए, 236 मुस्बत निकले। हुकाम का ये भी कहना है कि कराची में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है, क्योंकि कराची में सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। इसलिए सिंध हुकूमत को वैक्सीनेशन बढ़ाने और स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी गई है। सिंध हुकूमत के मुताबिक सूबे में 50% कोविड केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं। गुज़श्ता दिनों सिंध हुकूमत ने 351 नमूनों की मुकम्मल जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई, जिनमें से 175 नमूने ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर पाए गए। सिंध हुकूमत के ज़राए का कहना है कि अगर कोरोना केसेस बढ़ते रहे तो 1-2 दिन में सख्त इक़दाम का फ़ैसला कर सकते हैं। तो फिर जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं की है वो करवा लें। वैसे आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग कोरोना का शिकार हुए, उनमें से जो फिज़िकली फ़िट नहीं थे, जो एल्डरली थे, जो बीमार थे, उनका जो बीमार होने का रेट था वो डबल हो गया। लेकिन जो लोग अपने आप को फिट रखे हुए थे उन पे कोरोना में असर किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। सो एक्सरसाइज रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड हम हमेशा बात करते हैं, तो इसी हवाले से फ़िटनेस एक्सपर्ट नुसरत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको वेलकम करूँगा। नुसरत हिदायतुल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इट्स अ लॉन्ग टाइम आफ्टर क्या मैं आपको देख रहा हूँ। ऑब्वियसली यू आर प्रीटी बिजी इन ऑल योर स्टाफ, बट नाउ इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं, क्योंकि हमने बात करनी है आज के व्हाट्स द हेल्दी वे टू लूज़ द वेट, वो सारी चीज़ें, लेकिन बिकॉज मैं चाह रहा हूँ टॉपिक को कनेक्ट करना। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो इतने ज़्यादा फिट नहीं थे, जब ये कोरोना वाले केसेस, ये सारे मामलात आए, तो वो इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सके। सो आगाज़ तो हम इसी मैसेज से करेंगे कि आप लोगों को ये बताएं कि अगर आप अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं तो ओमिक्रॉन और कोरोना ये वाले मामलात, इससे भी आप थोड़ा बहुत बच सकते हैं। I mean, बिल्कुल, जो लोग फिट रहते हैं वो ज़्यादा मसलों से बच जाते हैं। दिस इज़ एनी काइंड ऑफ बीमारी, एनी सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी रिलेटेड थिंग। तो कोरोना इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। जो ज़्यादा फिट थे, जो ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रख रहे थे थ्रू न्यूट्रिशन और थ्रू ट्रेनिंग, they just happened to do better, even though there were rare cases जिसमें athletes भी थे, trainers भी थे जो काफ़ी badly affect हुए, but those were rarer cases. Usually it was people जो थोड़े weak हैं, elderly हैं और unfit. So definitely you want to take care of your fitness and your health just in general, ताकि कोई भी चीज़ आए सामने, so you're not as badly affected by it. Okay, now let's formally begin our segment. नुसरत, एक बड़ा मसला होता है आजकल हमारे यहाँ भी, लोगों को बड़ा इसका ना ट्रेंड हो रहा है कि नाउ वी हैव टू लुक स्मार्ट, वी हैव टू लुक श्रेडेड। बल्कि वाला तो चलें, अब वो दौर जा ही रहा है, बट
बहुत से लोग इसमें अनहेल्दी तरीके अपनाते हैं। एक तो हमारे एथलीट्स हैं जो स्टीरॉयड्स एंड ऑल दैट वो सारी चीज़ें करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट सेगमेंट। लेकिन क्योंकि वो एथलीट्स हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं कि कहाँ पे उन्होंने अपनी चीज़ें ठीक करनी है और कहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। सो लेट मी ड्रैग माई सेल्फ। आम आदमी, कॉमन पीपल जो आजकल बहुत सारे बूट कैंप्स ज्वाइन कर रहे हैं, दिस एंड ऑल दैट, तो उनको जो बताया जाता है वो तो कौम है ही नहीं कि हम फॉलो कर लें, ठीक है। जो हमारी मर्जी आएगी हम वही करेंगे। अब हमें नहीं पता कि हमें क्या चीज़ सूट कर रही है। हमने किसी से सुन लिया कि यार वो फलां पिल थी, उसने तो कमाल कर दिया, तो वो पिल अब मैं भी खाना शुरू कर दूंगा। सो मुझे बताएं द हेल्दी वेज ऑफ लूजिंग नॉट द वेट बट द फैट। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि आप बाहर का खाना बंद कर दो। आप बाहर का खाना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें विल डिसअपेयर फ्रॉम योर लाइफ। रात को देर से खाना, बीच में खाना, अनहेल्दी चीज़ें जो शुगर या फ्राइड होती हैं, एनीथिंग लाइक दैट जो यूजुअली एटलीस्ट जब हम बड़े हो रहे थे घर पे ऐसी चीज़ें नहीं बन रही थी, तो हम काफ़ी चीज़ों से ऑलरेडी बच चुके हैं। तो वन गुड हैबिट इज़ कि आप बाहर से मंगाओ नहीं। सेकेंडली, अगर आप कर सकते हो तो आप अपना खुद खाना बनाओ, सो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल। आपको पता चले कि ये क्या इंग्रेडिएंट है, इसके बाद इसका क्या इफेक्ट हो रहा है मेरी बॉडी पे, मेरी एनर्जी लो तो नहीं हो रही या मेरी एनर्जी हाई हो रही है। सो दिस सॉर्ट ऑफ मे बी गेटिंग इन्वॉल्व विद द कुकिंग प्रोसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो जंक फूड आपने अवॉइड करना है एंड हेल्दी आपने खाना है। अब वो जितना हेल्दी होगा उतने अच्छे आपके रिजल्ट होंगे एंड हेल्दी इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन। For example, अगर कोई बंदा, now this can be based on your genetics or your preferences and the body type as well, and the body type as well. And for example, अगर किसी को जो है कीटो डाइट करनी ही नहीं है या लो कार्ब करना ही नहीं है तो वो सस्टेन ही नहीं कर सकेगा। If you force yourself into something जो आप enjoy नहीं कर रहे हो या आपकी आदत नहीं बन रही तो वो सस्टेन नहीं होगा, आप हर कुछ ही छोड़ दोगे। सो आई यूजली आस्क पीपल कि आपको क्या पसंद है खाने में, उसी को हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वी कैन मेक दैट कंफर्टेबल फॉर यू। So that makes a really big difference. And secondly, genetics makes a really big difference as well. अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आपको कोई चीज़ सूट नहीं कर रही या आपके ख़ानदान में there's a certain autoimmune condition जो आपको a certain ingredient is not suiting you, you want to eliminate that from your life. Things other than that I currently are recommending is sleep and recovery, water consumption, focusing on reducing your stress levels. All these things will eventually make you leaner, yes, but they'll also improve your life. तो दोनों चीज़ें आपकी उसमें हैंडल हो जाती हैं। हाँ, ये वाली चीज़ ना, अब जैसे बहुत सारे लोग मेहनत उन्होंने कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन नुसरत अब मैं आपसे चाहूँगा ये ज़रा लोगों को बताएं, ये बहुत छोटी चीज़ लगती है वाटर कंजम्पशन, बहुत छोटी चीज़ लगती है यार। हाँ, हम तो पीते हैं, सही, हम तो पीते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट कि अरे यार काम है तो काम के साथ तो स्ट्रेस है ही, बिल्कुल। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन राय का पहाड़ बन जाते हैं ये। प्लीज गो ऑन विद दिस। आई मीन फॉर मी डाइट इंक्लूड्स स्लीप, इट इंक्लूड्स आप प्रोडक्ट कौन सा लगा रहे हो, इट इंक्लूड्स कि आप एयर कौन से which are you surrounded by, so it includes everything because your skin absorbs everything. And so it's not only what you're eating, it's also again what you're drinking, what you're applying, what you're surrounded with. Hydration is very very important. Usually हमें ये नहीं पता होता being a woman and being a man or being a child हमें कितना पानी पीना होता है. So we think something like 3, 4, 5 glass is enough. But for women 2.7 to 3 liters of water. If you're working out 350 to 500 ml more. For men, 3.7 to 4 liters of water. So you can imagine 1 liter of water is 4 glasses. तो अगर आप सिर्फ 4-5 ग्लासेस ही दिन में पी रहे हो, you're drinking 1/3. So उससे आपका मूड इफेक्ट होगा, एनर्जी लेवल्स इफेक्ट होंगे, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, मसल रिटेंशन, fat loss, everything is affected with water. The timing of consumption is very important. Exactly. कुछ लोग सब कुछ कर आके पूरे दिन, जब उनकी अंदर फैक्ट्री चल रही है ना, पूरा दिन उन्होंने खुश्क रखी हुई है। अब जब वो रात में सोने जा रहे हैं, कहते चलो यार मैं जरा कोटा पूरा कर लूं पानी का। वो That's not the same because number one आपकी sleep disturb होगी, आप you're going to wake up again and again to use the loo. So in fact I tell people कि सोने से पहले ज़्यादा पानी आप ना पियो, दिन में उसको level out करो, वरना आप सोओगे नहीं and then again back to square one, तो वो हमने नहीं करना।
इनफैक्ट आई सजेस्ट कि उठते साथ 1 से 2 ग्लास पानी आप पी लो while roaming around, जो अभी आपके नॉर्मल मॉर्निंग के टास्क होते हैं, ताकि एटलीस्ट आप स्टार्ट पॉजिटिवली करो. एंड देन देयर इज लॉट्स ऑफ पीपल जो ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दे कैन जस्ट स्टार्ट विद देयर वाटर कंजम्पशन, देयर टी एंड देयर कॉफी एंड ईट लेटर. ओके, अच्छा नुसरत, नाउ वन थिंग, अगेन सस्टेनेबिलिटी पे आने से पहले बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ना, जो हम बिकॉज वी लिव इन दिस एशियन रीजन, अब उनको बड़ा शौक होता है ना, जो आई एम सॉरी बट जिसको कहते हैं फुल के उस पार पीपल, वो उन्होंने देख लिया जी यूट्यूब पे क्रिस गेथिन को, एंड नाउ देख लिया कि यार इसने शाहरुख खान और ऋतिक रोशन इनको कराया ट्रेन, अब तो अब उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी ले ली, उन्होंने यूट्यूब का उसको वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया. बट मुझे ये बताएं कि हमारी एशियन जीन, हमारी एशियन बॉडी टाइप इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन जीन एंड यूरोपियन जीन टाइप. तो आई वांट टू टेल यू पीपल कि ये बॉडी टाइप्स जो हैं वो क्या है हमारी, और उस पे किस तरीके से हम डिफरेंट काम कर सकते हैं. आई मीन डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत फ़र्क पड़ता है. जो भी आपकी इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स हैं और इंडिजिनस के अलावा सीजनल, those will suit you most. So it is likely that the ingredients that are working with foreigners might not work so well with locals. And then again उसमें food allergies and sensitivities की बात आ जाती है. But if you look at it from an overall health perspective, ज़्यादा research हमारी foreign countries में होती है, तो उनकी programming, उनकी diet structures are usually quite effective. फिर उसको हम यहाँ पे टेलर मेक कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रिसर्च नहीं होती. देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड ट्रेनिंग ओवर हियर. देयर इज, आई मीन, यहाँ पे वी आर जस्ट स्टिल फोकसिंग ऑन बेसिक लाइक मेडिकेशन एंड हेल्थ फॉर आवर कम्युनिटी, तो वी कांट move in that direction. So if we're going to use the research that's authentic, that is done abroad, there has to be some form of translation. कि भाई अगर ये यहाँ पे ये इंग्रेडिएंट है तो हमारे लिए क्या सूटेबल होगा. सो विद आवर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल वी फोकस्ड ऑन दैट 10 years ago कि अगर बाहर ब्रोकली खा रहे हैं तो यहाँ पे हम गोभी खा सकते हैं, तो क्या उसमें अलाइनमेंट हम करेंगे. अगर बाहर होल ग्रेन ब्रेड है तो यहाँ पे हम होल ग्रेन रोटी बना सकते हैं, बिकॉज आटा तो वही है होल ग्रेन. सो हाउ टू मेक दोज सब्सटीट्यूशंस. एंड देन अगर आप बहुत ज़्यादा डीप चले जाओ, पाकिस्तान में लॉट्स ऑफ पीपल आर लैक्टोज इंटॉलरेंट. You know, it just doesn't work with our genetic profile. 2 in 3 people have a lactose intolerance over here. Someone like me, for example, I have a Mongolian gene from my mom's side. I do really, really well on lactose. So that's personal testing also. अगर मैं इसको आम आदमी की ज़ुबान में कहूँ तो that डेयरी की एलर्जी कई लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कई लोगों में कम होती है. एंड यू कैन डिटेक्ट दिस. फॉर एग्जांपल, अगर आप दूध या दूध का कोई आइटम पी के आपको इन्फ्लेमेशन हो रही है, या आपको लथाजी हो रही है, या आपको ब्रेन फॉग विच इज़ वेरी कॉमन नाउ यू विल हियर कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने करना क्या है. ग्लूटेन से भी होता है लोगों को. लेकिन कई एलर्जीज होती हैं फुल ब्लोन. अगर आपने फॉर एग्जांपल ग्लूटेन की एलर्जी है, आपने रोटी खाई, पेट खराब हो गया, आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एलर्जी है. लेकिन अगर पेट नहीं खराब हुआ लेकिन थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो रही है, यू माइट नॉट बी एबल टू डिटेक्ट दैट. बट इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट एंड यू गो टू अ ट्रेनर एंड पता चल रहा है कि भाई पेट कम ही नहीं हो रहा, दे सेंड यू फॉर अ टेस्ट, दे फाइंड आउट कि भाई ग्लूटेन की सेंसिटिविटी है, then that's a whole other ball game. Then we have to probably eliminate gluten. So I would suggest अगर आप कोई foreign program follow कर रहे हो, go ahead, please follow it. The research is authentic, the programs are authentic. लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप के लिए आप उसको tailor make कर लो कि भाई अगर मुझे पाकिस्तानी खाना खाने की आदत है, मुझे cravings हो रही हैं, and you want your biryani, pulao and koftas, then please have them, but make sure आप process कोई चीज़ नहीं ले रहे हो, या आप whole grain use कर रहे हो. Use brown rice, make a brown rice biryani, you know, and follow a great program. You lose the weight and you'll enjoy it also. Okay, now आखिर में हमने चलें जी, हमने 40 दिन 42 दिन 50 दिन कर लिया and we got the result, but now the thing is जैसे ही वो छोड़ा यार फिर आ गया. अब ये इसका मैं क्या हल करूं? मतलब आप छोड़ नहीं सकते हो. कोई भी आप आदत डालोगे ज़िंदगी में, आप छोड़ोगे तो वापस you'll come back to the same thing. Like you buy a car, if you don't oil your car, it's not going to work. If you don't furnish your AC, it's going to stop working. तो मतलब your body is a machine. माशाल्लाह, it's the best machine out there. आप उसका ख्याल रखोगे, वो आपका ख्याल रखेगी. आप उसको भूल जाओगे, वो आपको भूल जाएगी. So you have to, it's a communication between you and your body. And you have to also try and understand that putting yourself forward is really important. सही है, आपने अपना गोल accomplish कर लिया, but उसके बाद आपको sustain करना है, आपने अपने आप को prioritize करना है. Usually लोग
गोल अकम्प्लिश करते हैं, भाई मुझे शादी करनी है या मेरा कोई दोस्त की शादी है, मुझे इवेंट पे जाना है, समथिंग लाइक दैट, फिर वो गोल अकम्प्लिश कर लेते हैं एंड देन they forget about it. So you have to prioritize yourself and see accomplishing this goal, sustaining it in the long term, how much is it going to affect your life Basically, अगर मैं इसको अपने ज़बान में कहूँ कि exercise, it's not a goal, it's part of life. It's a process. It's a process. And it's an ongoing process. जब तक सांस है तब तक ये चल रहा है। करना होगा। नुसरत, thank you so much. It was a pleasure having you, and इंशाल्लाह आगे will come out and हम जो आपका आउटडोर सेशन उस पर करेंगे। So वो कहते हैं ना कि जब तक जान है तब तक जहान है, और जब तक जान है तब तक आपने ये चीज़ अपने साइकिल में जो है वो ऐड करनी है। खैर, तो आज के शो से दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।